नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस टीजीटी का पेपर। ये जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये टीजीटी का पेपर है, टीजीटी मेडिकल का ये पेपर है। और ये पेपर इससे पहले जो था वो एचपीएसएससी के द्वारा लिया गया था और अभी एचपीआरसी जो है वो बन गया है, तो इस बार वो पेपर लेने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना ये तो नहीं कह सकते कि सेम पैटर्न रहेगा, परंतु कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पिछले साल के पेपरों से पूछ ले जाते हैं। अगर कोई भी एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, एक नंबर भी अगर आपका यहाँ से पक्का होता है, तब ये वीडियो सफल मानी जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन लिंक कर कर पूछा जाएगा तब भी जो है ये वीडियो जो है वो सफल मानी जाएगी। तो यहाँ से जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी देखेंगे, परंतु जीके के क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जीके के क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। बोलते हैं महावीर के प्रथम शिष्य कौन बने थे। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी पढ़ चुके हैं जीके में कि महावीर के जो पहले शिष्य बने थे वो कौन बने थे। वो जो था वो जमाली जो था वो इनके पहले शिष्य जो था वो बने थे। जमाली, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम महावीर और महावीर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन जो है हमने यहाँ से पढ़ रखे हैं। महावीर के जो पहले शिष्य बने थे जमाली बने थे। जमाली कौन थे? जमाली जो था वो महावीर के दामाद जो था वो हुआ करते थे। और अगर हम महावीर की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। विदुलांचल पहाड़ी के नज़दीक जो था वो इनके द्वारा ये पहला प्रवचन जो था वो अपना दिया गया था। और इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि महावीर के 11 शिष्य हुआ करते थे। 11 शिष्यों को जो था वो गणधर जो था वो कहा गया। 11 शिष्यों को गणधर कहा गया, बस इतना ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्ड इन वेदांता फिलॉसफी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा थिंकर ऐसा है जो वेदांता फिलॉसफी के ऊपर जो है वो विश्वास जो था वो करते थे। तो इनमें से जो है वो अरविंदो घोष थे जो वेदांत दर्शन के ऊपर जो था वो अपना विश्वास जो था वो रखते थे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अरविंदो घोष की, तो अरविंदो घोष जो है वो एक प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर थे, नेशनलिस्ट लीडर भी ये रहे, एक पोइट भी जो है ये रहे। और उस टाइम 2 न्यूज़पेपर चलते थे, एक न्यूज़पेपर पूर्ण स्वराज चलता था और एक वंदे मातरम जो था वो चलता था। तो पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम न्यूज़पेपरों के साथ जो था ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इतना आप अरविंदो घोष जी के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी। तो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो स्कूल एंड सोसाइटी किताब जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। जॉन डेवी, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन डेवी ने ये किताब लिखी जिसको स्कूल एंड सोसाइटी नाम जो है वो दिया गया। अगर पूछा गया तो एज सच ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फॉलोड द थेरवेदा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में थेरवाद दर्शन का जो अनुसरण था वो किसने किया था? तो बौद्ध धर्म में जो है वो ये ब्रह्मावासी थे। ब्रह्मावासी, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म में थेरवाद स्वरूप का अनुसरण जो था वो किया था। इनका नाम ध्यान रखें, ब्रह्मावासी। इनके बारे में भी पूछा गया तो ऐसा पूछा जाएगा, यहाँ से कोई इतना कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। या फिर बर्मा के रहने वाले थे, ये भी आप कह लीजिए। बर्मावासी का मतलब ये है कि ये बर्मा कंट्री में जो था वो रहते थे। और बर्मा कंट्री जो है वो प्रेजेंट टाइम में किस कंट्री के नाम से जो है वो जानी जाती है? ठीक है, अगर हम बर्मा की प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो म्यांमार को जो है वो बर्मा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि पहले बर्मा जो है वो किस कंट्री को बोलते थे। अभी का जो म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोलते थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विजयालय वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ। तो बोलते हैं विजयालय किसकी शाखा तो हुआ करती थी या फिर किसकी जागीर जो था वो ये हुआ करती थी। अगर हम विजयालय की बात करते हैं तो विजयालय जो है वो किसका जो है वो एक जो है वो भाग या फिर शाखा हुआ करती थी? ये पल्लवों की जो है वो शाखा हुआ करती थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पल्लवों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पल्लव वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा जो था वो की गई थी। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कांची में इनकी राजधानी हुआ करती थी। पल्लव शासकों में ही जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम आए। इन्होंने जो है वो जो चालुक्य शासक हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय, इनके ऊपर जो था वो इन्होंने इनके बाद जो है वो अधिकार जो था वो किया था। और चीनी यात्री हेन सांग के बारे में हम पढ़ते हैं तो चीनी यात्री हेन सांग भी जो है वो यहाँ से होकर गुजरा था नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के दौरान। और नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है वो कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर जो था ये बनवाए गए थे। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से पल्लव वंश के बारे में ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर स्क्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर विशाल संपत्ति जीत करके ताज हासिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो देवगिरी,
128 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो देवगिरी पर जो है देवगिरी की विशाल संपत्ति जीतकर जो है वो ताज हासिल जो था वो किया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था वो गुरसास्प जो था वो हुआ करता था। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इसने छल पूर्वक जो था वो राज्य को जो था वो ग्रहण किया था। इससे पहले जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो शासक हुआ करते थे। जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलने जो था वो गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलने इसलिए गया था क्योंकि उसने देवगिरी पर जो है वो विजय प्राप्त की थी। और देखो यहाँ पर जब वो मिलने गया तो इसने छल पूर्वक क्या किया, सुल्तान का ही वध कर दिया, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही वध कर दिया। और वध करने के बाद जो है ये खुद जो है वो राजा बन गया था, खुद जो है वो शासक बन गया था। ये सब इसने किया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मुगल एम्परर हु ड्रोव अवे द पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली द प्रीमियर पोर्ट ऑफ बंगाल वॉज। तो बोलते हैं वो मुगल शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से जो था वो खदेड़ा था। तो ये कौन हुआ करता था, ये जो है वो शाहजहां जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मुगलों के बारे में बात करते हैं तो मुगलों में आपको शाहजहां देखने को जो है वो मिलेंगे। शाहजहां ने क्या किया, इसने पुर्तगालियों को जो है वो पुर्तगालियों को हुगली और बंगाल के प्रमुख पतनों से जो था वो खदेड़ा था। शाहजहां के कार्यकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए शाहजहां ने जो है वो अपने मुमताज के नाम पर जो है वो ताजमहल जो था वो बनवाया था। शाहजहां जो था ना वो जहांगीर के बाद जो था वो शासक बना था। पहले जहांगीर था, जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना था और शाहजहां के बाद औरंगजेब जो था वो शासक बना था। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव। तो बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात बंगाल के प्रशासन पर जो है वो बंगाल का प्रशासन जो था वो किसने संभाला था। तो बंगाल का शासन प्रशासन जो था वो संभाला गया था किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बनता है और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कहलाता है। बंगाल का ये पहला गवर्नर जनरल बना था। इसके कार्यकाल के दौरान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में। इसको जो है वो न्यायिक सेवा यानी कि जुडिशियल सर्विसेज का जन्मदाता भी जो है वो माना जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी जो था वो आया था। तो इतना सब आप वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु वॉज अरेस्टेड इन कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। तो कानपुर जो कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था उसमें किसको जो था वो अरेस्ट जो था वो किया गया था। ये जो कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था इसमें जो था वो किसको अरेस्ट किया गया था, इसमें S.A. डांगे को जो था वो अरेस्ट किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, ये कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ कौन से ईयर में था, ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ये हुआ। ये 1924 का जो है वो केस है कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। और देखो इस कानपुर कॉन्स्पिरेंसी में हुआ क्या था, 1924 में जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो एक केस चलाती है कुछ लोगों पर। इसमें जो है वो इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो है वो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र जो था वो रचा। और ये लोग थे कौन, ये जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो था वो थे। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्टों के ऊपर जो था ये केस चलाया गया था। और 1924 में जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ लोगों के ऊपर केस चलाया गया। S.A. डांगे इज वन ऑफ देम। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मेंबर कंट्रीज वॉज अटेंडेड बाय हाउ मैनी कंट्रीज। तो बोलते हैं कि पहली जो नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं, नाम को बोलते हैं। पहली जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की प्रथम मीटिंग हुई थी उसमें कितने देशों ने जो है वो भाग लिया था। तो नाम कौन से नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी, ये कितनी थी, 132 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जो है ये कंट्रीज हुआ करती थी। देखो जब भारत आज़ाद हो गया ना तो बहुत सारी कंट्रियां उस दौरान जो था वो और भी आज़ाद हुई थी आगे पीछे। अब ये लोग चाहते थे कि ये किसी के भी अंडर जो है वो ना रहे, ना ही ये USA के तहत जाएं, ना ही ये USSR के तहत जाएं। तो इन्होंने अपनी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो बोला गया। अब नाम की जो पहली समिट हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये 1961 में पहली समिट होती है। बेलग्रेड में जो है ये पहली समिट होती है। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बोलते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज टवर्ड ईस्ट। तो बोलते हैं कि भारत में जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, सबसे लंबी नदी दूसरी नंबर की बतानी है जो पूरब की ओर जो है वो बहती है। इसमें कंडीशन ये भी लगाई गई है कि लंबी नदी तो बतानी है परंतु लंबी भी वो बतानी है जो पूरब की ओर बहती। तो 133 का ऑप्शन बी गोदावरी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ये ईस्ट की ओर बहती है और ये जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है।
कई बार सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी है। पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी जो है वो गोदावरी नदी जो है वो आती है। गोदावरी नदी जो है वो आती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि साउदर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी कौन है, तब भी गोदावरी ही जो है वो आएगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो कौन सी रेंज जो है वो इंडिया और भारत और तिब्बत के मध्य प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य जो है वो करती है। तो नेचुरल बैरियर के रूप में जो है वो कौन सी पीक काम करती है, इसका ऑप्शन बी कलिम्पोंग पीक जो है वो हो जाएगा, या फिर कलिम्पोंग रेंज जो है वो हो जाएगा। ये नेचुरल बैरियर के रूप में जो है वो काम करती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गोरखनाथ इन गिरनार हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट इन। तो बोलते हैं कि जो गिरनार की पहाड़ियों में गोरखनाथ है वो किसका जो है वो उच्चतम जो है वो चोटी है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी कठियावाड़ की जो है वो उच्चतम चोटी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स द गैरसोपा फॉल्स। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी जो है वो गैरसोपा प्रपात बनाती है। तो ये कौन सी बनाती है, ये जो है वो सरवती नदी जो है वो बनाती है। सरवती नदी इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप देखिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो ये आपके लिए जो है वो एक सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो है। अब देखिए TGT एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो PGT के बाद जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए आई है। जिन्होंने PGT में गलती कर दी है उनको फिर से ये PGT का मौका तो नहीं मिलेगा, अभी इतने जल्दी तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। अब आएगा TGT का ये पहला मौका है आपके पास और इसको आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, जितनी देरी करेंगे उतना आपका नुकसान जो है वो यहाँ पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेलवास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो बोलते हैं सेलवास प्रकार की वनस्पति कहाँ पर जो है वो पाई जाती है, ये केरल में जो है वो पाई जाती है। आगे बोलते हैं द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। तो भारत में पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रोन इन। तो भारत में जो हाई क्वालिटी के बासमती राइस उगाए जाते हैं वैसे वो देहरादून में उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं, ये डाटा टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि खेतड़ी इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। तो खेतड़ी पहले ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में आता है और राजस्थान के भी जो है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। बोलते हैं ये किसके उत्पादन का जो है वो मुख्य केंद्र है। तो ये जो है वो कॉपर के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो बोलते हैं भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली ली गई है, ये कहाँ से ली गई है। हमने ये फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे इंडिया में है सेंटर के पास ज़्यादा पावरें हैं, स्टेट के पास कम का पावरें हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से जो है वो बोरो किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कनाडा से ही हमने और भी चीज़ें बोरो की, जैसे कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो रेजिडरी पावर वाला ऑप्शन जो है वो लिया कि रेजिडरी पावर सेंटर के पास जो है वो होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर कि स्टेट का जो गवर्नर होगा वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये भी कनाडा से ही हमने जो है वो बोरो किया। USA से हमने मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से लिए। हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो इम्पीचमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करते हैं वो हमने यहाँ से लिया। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने जो है वो USA से जो है वो लिया। UK की अगर हम बात करते हैं कि UK से हमने क्या बोरो किया, तो UK का भी आपने ध्यान रखना है कि UK से जो है वो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, यहाँ से रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें हमने जो है वो UK से ली। फ्रांस से हमने जो है वो क्या लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ से हमने जो है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वर्ड देखने को मिलते हैं प्रियम्बल में, ये वर्ड हमने जो है वो फ्रांस से जो है वो लिए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट लिस्ट द
नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो बोलते हैं कि कौन सा शेड्यूल ऐसा आता है जिसमें नेम्स और उनकी टेरिटरीज की जो है वो बात की गई है। तो स्टेट हो गया, उनके टेरिटोरियल एरिया जुरिस्डिक्शन हो गया, ये पहले शेड्यूल में ही जो है वो बात की गई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेड्यूल हम जो है वो अभी पढ़ लेंगे। तो दूसरे शेड्यूल में बात की गई है जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो स्पेशल जो है वो और भी प्रिविलेजेस दिए जाएंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, राज्यसभा के चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, स्पीकर हो गया स्टेट का, डिप्टी स्पीकर हो गया स्टेट का, उनकी बात सेकंड शेड्यूल में जो है वो की गई है। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है जो शपथ की जो तरीका होता है, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो गया, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, चाहे वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे वो कैग हो गया, स्टेट के मिनिस्टर हो गए, उनके शपथ की बात यहाँ पर की गई है। फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन की यहाँ पर बात की गई है। चौथे शेड्यूल में बात की गई है जो सीटें बांटी जाएंगी राज्यसभा की, वो किस बेस पर बांटी जाएंगी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो उसकी बात जो है वो चौथे शेड्यूल में जो है वो की गई है। बस 4 शेड्यूल यहाँ से पढ़ेंगे। आगे बोलते हैं विच हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहे। तो 143 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो है, इनका आपने ध्यान रखना है, ये विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, बिना जो है वो केंद्रीय मंत्री बने हुए जो था वो ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, एच.डी. देवेगौड़ा। आगे बोलते हैं इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। तो बोलते हैं संसद के किस सदन में जो पीठासीन अधिकारी से होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये जो है वो कहाँ पर होता है, ये राज्यसभा में जो है वो ऐसा होता है। 144 का सी है। राज्यसभा के जो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, वो जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है मेंबर नहीं होते। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके साथ जो है वो एडवाइस किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज। तो बोलते हैं पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल की होती है, बोलते हैं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो क्या है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कमेटी वाज सेटअप टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो बोलते हैं कि गरीबी रेखा का अवधारणा के पुनरीक्षण करने के लिए किस समिति का गठन जो था वो किया गया था। तो तेंदुलकर कमेटी जो था वो इसके लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो ये गठन किया गया था तेंदुलकर कमेटी का, परंतु एक और क्वेश्चन हमने जो है वो मिलता जुलता जो है वो पढ़ रखा है। वो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया गया था। तो पालन किस समिति की जो है वो किस समिति की सिफारिशों का पालन किया गया था। तो वो लकड़वाला कमेटी थी, उसका पालन जो था वो किया गया था। ये भी हमने एक अलग से क्वेश्चन पढ़ा है। तेंदुलकर कमेटी भी है, लकड़वाला कमेटी भी अलग से है। आगे बोलते हैं नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू। तो नाबार्ड किसको जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ये जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को जो है वो फाइनेंस नहीं देता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बता भी चुका हूं कि ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। अभी हम पिछले कल ही जो पढ़ रहे थे डे 1 का सेशन, उसमें हमने ये जाना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं केंद्रीय बीज प्रशिक्षण तथा प्रमाणन प्रयोगशाला कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो भूमध्य समुद्र से लगी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सी कंट्री है इनमें से, तो 151 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, ये सारी कंट्री जो है वो लगी हुई है मेडिटेरियन सी से। अच्छा देखिए, मेडिटेरियन सी के साथ बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं। लगभग 21 कंट्रीज ऐसी हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती हैं। तो हर एक का नाम तो याद नहीं रख सकते, परंतु इनमें से आप याद रख लीजिए, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया,
और ऐसी ही और भी फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्पेन हो गया, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, गाजा हो गया, जो गाजा स्ट्रिप की हमने बात की थी, पैलेस्टीन वाला जिसके साथ लड़ाई भी हुई थी, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं। आगे बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? तो ये जो है वो लेक सुपीरियर जो है वो आ जाएगी, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो आती है, सुपीरियर लेक आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो बोलते हैं हवाओं का मौसमी उत्क्रमण बोलते हैं किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये किसका लक्षण जो है वो है, ये मॉनसून क्लाइमेट का लक्षण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये मॉनसून क्लाइमेट का लक्षण है। आगे बोलते हैं नाइट्स एंड डे इन इक्वेटोरियल रीजन आर। तो बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में दिन तथा रातें हैं। तो जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ पर दिन और रात जो है वो कैसे होते हैं? वहाँ पर जो है वो ये बराबर ही होते हैं। 154 का ऑप्शन है इक्वल जो है वो सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। बोलते हैं कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? एक बार सुन के तो डेफिनेटली समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार फिर से पढ़िए वीडियो को पॉज कर तब ये समझ आ जाएगा। तो वो उसकी चाची लगती है, आंट उसकी लगती है। 155 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही डायरेक्शन दी गई है तो 156 का जो है वो ऑप्शन बी साउथ डायरेक्शन इसका सही आंसर आएगा। आगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को स्किप करने के बाद हम 161 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज ढोलरू इन चंबा। तो बोलते हैं कि कौन सा त्यौहार ऐसा है जो चंबा में ढोलरू के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है? तो 161 का जो है वो ऑप्शन सी चैती हो जाएगा। चैती जो फेस्टिवल है वो चंबा में ढोलरू के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अच्छा, सूही मेला चंबा में जो है वो मनाया जाता है। चंबा में मिंजर मेला भी मनाया जाता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, परंतु सूही मेला जो है वो कौन से महीने में मनाते हैं ये आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अप टिल। तो हिमाचल प्रदेश कब तक मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत जो था वो रहा था? तो हिमाचल प्रदेश 1951 तक जो था वो मुख्य आयुक्त के शासन के तहत रहा था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही जो था वो बना था। और उसके बाद 1951 में 1952 में बाद में चलकर इलेक्शन भी हुए। फिर आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी। तो बोलते हैं एनटीपीसी के द्वारा जो है वो कौन सा परियोजना जो है वो हस्तगत की गई है? जब पिछली बार जो है वो टीजीटी का पेपर हुआ था तो हमने ये परियोजनाएं बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि किस परियोजना को किसने अंडरटेक किया है, कौन एग्जीक्यूट करता है। तो 163 का जो है वो ऑप्शन सी कॉल डैम जो है वो सही आंसर होगा। कॉल डैम इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हॉट स्प्रिंग ऑफ तत्तापानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं तत्तापानी ये जो गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का चश्मा है, ये कहाँ पर अवस्थित है? चश्मा है बेसिकली पानी का ये। तो ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ पर आता है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। बोलते हैं ही वॉज ऑनरेबली एक्यूटेड डैश द चार्ज। तो 165 का हो जाएगा ऑप्शन बी एक्यूटेड ऑफ द चार्ज हो जाएगा। एक्यूटेड ऑफ द चार्ज 165 का बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम। यहाँ पर टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग ऑफ दिया गया है। तो इस टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग ऑफ ईडियम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टू बी डोमिनेटेड बाय। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे 167 में है। बोलते हैं एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट का जो अपोजिट मीनिंग होता है, एंटोनियम इसका होता है, वो क्या होता है? वो होता है वल्गैरिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं भाववाचक शब्द कौन सा है इनमें से? तो 168 का ममत्व जो है वो भाववाचक शब्द है। भिखारी को दान दो में कौन सा कारक है? तो भिखारी को दान दो में संप्रदान कारक जो है वो आता है। आगे बोलते हैं शक्तिहीन में समास कौन सा आता है? शक्तिहीन में तत्पुरुष समास जो है वो आता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो शक्तिहीन में तत्पुरुष समास आता है। अभी हमारे पास साइकोलॉजी के क्वेश्चन बच जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को जो है वो
अगले कल डिस्कस करते हैं और कंपाइल कर कर जो है वो डिस्कस करेंगे, मतलब 1-2 पेपरों के कंपाइल कर कर डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर रिवाइज हो जाए। ठीक है जी। तो अब साइकोलॉजी का अगला पार्ट रहने वाला है। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।